विद्यार्थियों, आज पुनः आपका एक बार स्वागत। आज की कक्षा में हम विगत कक्षाओं में जो हमने पढ़ा इम्यूनिटी और प्रतिरक्षा के अध्ययन हेतु उस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमने पूर्व कक्षा में इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था। इस कक्षा में हम उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उपार्जित प्रतिरक्षा एक प्रकार की प्रतिरक्षा हमारे शरीर में, मानव शरीर में, प्राणी शरीर में एक विशिष्ट प्रकार की रोधक क्षमता होती है तथा ये द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में जानी जाती है। प्रथम रक्षा पंक्ति के रूप में हमने इन्नेट इम्यूनिटी या इन्नेट प्रतिरक्षा प्रणाली के बारे में जाना था, जिसके अंतर्गत हमारे शरीर के चारों ओर मौजूद त्वचा, हमारे शरीर में मौजूद श्लेष्म, हमारे शरीर में आमाशय में मौजूद अम्ल तथा अन्य प्रकार के एंजाइम्स जो हमारे शरीर द्वारा स्रावित किए जाते हैं और रोगजनक पैथोजेंस को हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकने तथा उनसे उनके प्रति रोधकता पैदा करने में मदद करते हैं। उसे प्रथम लाइन ऑफ डिफेंस या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में हम जानते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उपार्जित प्रतिरक्षा, मनुष्य द्वारा जीवन काल के दौरान प्राप्त की जाती है, अर्थात रोगजनक जो पैथोजेंस हमने पढ़े, जीवाणु, विषाणु, कवक, परजीवी या उनके द्वारा स्रावित किए गए अविष, उनके द्वारा तैयार किए गए कोई टॉक्सिन्स जो हमें हमारे शरीर में संक्रमण पैदा करे, उसके पश्चात ये कार्य आरंभ करती है। ये एक शक्तिशाली विशिष्ट प्रतिरक्षा क्षमता होती है और ये जो मैंने अभी जिक्र किया रोगजनकों का, उनके विरोध में, उनसे बचाव, उनके हमले से बचाव में कार्य करती है। प्रतिरोधक क्षमता की एक और विशेषता है, ये हमारे शरीर में जो ये क्षमता है, इनकी एक विशेषता ये कि हम हमारे शरीर के यानी प्राणी अपने शरीर की कोशिकाओं को बखूबी पहचानता है तथा उनके विपरीत या उनके विरोध में कोई कार्य नहीं करता ज़्यादातर। अन्यथा ये किसी बीमारी या कोई कमी के कारण ये कार्य हो जाए या कोई ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट या किसी प्रकार की और कोशिकाओं के अगेंस्ट जिसमें कोई इस प्रकार की अविष हो, उसके विरोध में जरूर कार्य करना शुरू करता है हमारे शरीर। अन्यथा हमारे शरीर में बाहर से आने वाले पदार्थ अर्थात फॉरेन बॉडी जिनको कहते हैं, उनके विरोध में ये प्रतिरक्षा तंत्र कार्य करता है। ये विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र के माध्यम से कार्य करती है। दोनों ही जब हम बात कर रहे होते हैं तो ये एक्वायर्ड या उपार्जित प्रतिरक्षा एक विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र जो हमारे शरीर में, प्राणी शरीर में मौजूद है या बन चुका है, उसके माध्यम से कार्य करती है। ये रोगजनकों द्वारा उत्पादन उपापचयी पदार्थों के पूर्व अनुभव आधार पर जीव द्वारा प्राप्त की जाती है। हाँ, एक और विशेष बात कि ये हमारे शरीर में उपस्थित या संक्रमण के पश्चात हमारे ऊतकों में जब ये पहुंच जाते हैं रोगजनक और ये किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के कारण कोई अविष तैयार करते हैं, उसके विरोध में ये कार्य करना आरंभ करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, उपार्जित प्रतिरक्षा हमारे शरीर में संक्रमण हो जाने के पश्चात द्वितीयक रक्षा पंक्ति के रूप में कार्य करती है, अर्थात सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। इससे पूर्व जो हमने पढ़े इन्नेट और अब जो इस समय आज हम पढ़ रहे हैं एक्वायर्ड, ये दोनों ही प्रतिरक्षा साथ साथ कार्य करती है अथवा एक दूसरे को पूरक के रूप में कार्य करती है। प्रतिरक्षा के कार्यों को संपादित करने में सहायता प्रदान करती हैं, यानी दोनों एक दूसरे को। विशेष तौर पर इन्नेट यानी जो हमारे शरीर की प्राथमिक रक्षा पंक्ति है, उससे जब जीवाणु, विषाणु, ये रोगजनक हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए, भीतरी ऊतकों में प्रवेश कर जाए, तो ये कोशिका माध्यम से अथवा तरल माध्यम से ये और उस इम्यून सिस्टम के थ्रू ये काम करना आरंभ करती हैं और इन रोगजनकों के विरुद्ध हमारे शरीर को लड़ने में मदद करती हैं। आइए हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी अथवा उपार्जित प्रतिरक्षा को समझने का प्रयास करते हैं। हम इस रेखा चित्र के माध्यम से, रेखांकित चित्र के माध्यम से इसे अध्ययन हेतु इस प्रकार विभक्त कर अध्ययन करने का कोशिश करेंगे।
ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जैसा हमने जाना कि हमारे शरीर में रोग जनकों के प्रवेश के पश्चात अर्थात संक्रमण के पश्चात ये एक्टिवेट होती है और हमें रोग से, संक्रमण से बचाने का प्रयास करती है। इसे हम दो तरीके से जान सकते हैं। नंबर एक, एक्टिव या सक्रिय एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी या सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, और दूसरी पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी या निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। जैसा कि नाम बतला रहा है, एक्टिव को पहले हम समझ लेने की कोशिश करते हैं कि एक्टिव या सक्रिय अभिग्रह उपार्जित प्रतिरक्षा संक्रमण हो जाने के बाद, है ना, प्राकृतिक तौर पे किसी प्राणी के अगर संक्रमण हो जाए, रोगजनक पैथोजेंस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए, भीतरी ऊतकों तक चले जाए और संक्रमण पैदा कर दे, उसके पश्चात ये डेवलप होती है, ये विकसित होती है। संक्रमण होने से एक एंटीजेनिक उद्दीपन हमारे एक सिस्टम को प्राप्त होता है, उसके कारण हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़, प्रतिरक्षियाँ बनना प्रारंभ हो जाती है। ये नैसर्गिक रूप से नेचुरल प्रोसेस के अंतर्गत होता है। ये जो एंटीबॉडीज़ बनती है, प्रतिरक्षियाँ बनती हैं, ये कोशिकीय अथवा तरल हो सकती है और इसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे, अगली कक्षा में बात करेंगे। अभी हम इसको पहले एक रेखा चित्र के रूप में समझने का प्रयास कर रहे हैं। एंटीजेनिक स्टिमुलेशन या उद्दीपन के पश्चात होने के कारण ये विशिष्ट होती है, यानी इसका प्रमाण या उसका उदाहरण इस प्रकार से ले सकते हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति को या किसी प्राणी को एक बार चेचक हो जाए या संक्रमण हो जाए चेचक का, तो वो हमारे शरीर के अंदर उसके प्रति, उस संक्रमण के प्रति एक विशिष्ट उद्दीपन प्राप्त होने के कारण ये प्रतिरक्षियाँ बन जाती हैं, और जब पुनः वो व्यक्ति चेचक के संक्रमण को फेस करे या उससे एक्सपोज हो, तो जो प्रतिरक्षियाँ हमारे शरीर में तैयार हैं, वो प्रतिरक्षियाँ वेग के साथ, तीव्रता के साथ और तथा प्रबलता के साथ उसके विपरीत कार्य करके हमें बचाने का प्रयास करती है। तो इससे एक बात हमें जानकारी मिली कि ये उत्पन्न प्रतिरक्षियाँ स्मृति लिए हुए होती है, अर्थात ये मेमोरी में रहती है, और ये द्वितीयक यानी सेकेंडरी जब इन्फेक्शन हो, प्राइमरी इन्फेक्शन तो प्राथमिक इन्फेक्शन हो गया, जब सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है तो ये तीव्र गति से कार्य करती है, कम समय लेती है और जल्दी से कार्य करके उस रोग को, उस संक्रमण को रोकने का कार्य करती है। इसी प्रकार ये निष्क्रिय, आपने जो इस रेखा चित्र के अंदर अब आप देखेंगे कि पैसिव या निष्क्रिय एक्वायर्ड इम्यूनिटी को जो हम हेडिंग के अंतर्गत हम अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें ये थोड़ी स्लो होती है, ये उतनी तीव्र नहीं होती, ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती और ये पचा भी ली जाती है, अर्थात ये नष्ट भी हो सकती है हमारे शरीर में। ये दोनों ही यानी सक्रिय तथा निष्क्रिय दोनों ही प्राकृतिक प्रकार की और आर्टिफिशियल प्रकार की हो सकती है। प्राकृतिक यानी कि जैसा नेचुरल, जैसे अभी हमने आपको चेचक के बारे में समझाया या चेचक के संक्रमण के बारे में बताया, वो नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एक प्रकार है। आर्टिफिशियल के अंतर्गत ये प्रतिरक्षियाँ हमारे शरीर में टीके के रूप में, दवाई के रूप में इंट्रोड्यूस की जाती है यानी डाली जाती है। जैसे पोलियो वैक्सीन, ये पोलियो की दवाई जब हम लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ये मटेरियल यानी पोलियो का संक्रमण हमारे शरीर के अंदर एक निष्क्रिय संक्रमण ऐड किया जाता है, वो आर्टिफिशियली बाहर से ऐड किया जाता है, जिसके हमारे शरीर में प्रतिरक्षियाँ बनती है और एक कार्य उसके विपरीत कार्य करती है। पैसिव या निष्क्रिय भी उसी प्रकार, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि नेचुरल माँ के द्वारा यानी गर्भवती माँ के द्वारा अपने गर्भाशय में पल रहे शिशु को प्लासेंटा के माध्यम से माँ को प्राप्त जितनी प्रतिरक्षियाँ माँ के शरीर में बन चुकी है, माँ के शरीर में जिस संक्रमण के लड़ने की क्षमता है, वो इस जो गर्भ में शिशु है उसको प्राप्त होती है, तब तक शरीर के अंदर रहती है जब तक कि बच्चा पैदा होने के बाद यानी कुछ दिनों तक, जब तक वो खुद की अपनी प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत और कार्य करना प्रारंभ नहीं करता। जब प्रसव के पश्चात बच्चे को माँ का दूध में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल भी यही कार्य करता है और ये एक तरह से नेचुरल है, ये
प्राकृतिक है, लेकिन ये निष्क्रिय है, ये धीरे कार्य करती है, कुछ दिनों बाद ये नष्ट हो जाती है। इसी में यानी पैसिव में, निष्क्रिय में कृत्रिम प्रकार की प्रतिरक्षा ये हमारे यानी प्राणी के शरीर में बाहर से उपलब्ध कराई जाए, हमारे शरीर को किसी प्रकार का कोई उद्दीपन प्राप्त ना हो, ना हमारे शरीर में बने। लेकिन ये जो प्रतिरक्षाएँ हैं, प्रतिरक्षियाँ यानी एंटीबॉडीज़ हैं, ये किसी और प्राणी में तैयार करके हमारे शरीर में प्रवेशित कराई जाए। इसका उदाहरण रेबीज़ का वैक्सीन या रेबीज़ की इंजेक्शंस, एंटी टेटनस इंजेक्शन, ये भी कमज़ोर प्रकृति होता है, ये भी ज़्यादा दिन तक, कुछ महीने या कुछ दिन या कुछ मास तक ही हमारे शरीर में रहता है। तो इसलिए हमें इसे पुनः बार बार ये टीके या इंजेक्शन के रूप में इसे हमें लेना पड़ता है। जैसे रेबीज़ यानी कुत्ता काटने के पश्चात हम अपने शरीर में 7 दिन बाद, 14 दिन बाद, 21 दिन बाद, तत्पश्चात 6 महीने बाद बूस्टर डोजेस लगवाते हैं। उसी प्रकार से ये बार बार इसे हमें स्ट्रेंथन करना पड़ता है, यानी इसको ये निर्बल हो जाती है और हमारे शरीर के अंदर कार्य करना धीरे धीरे कम कर देती है।